हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग अपने फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। आज के चैप्टर में हम लोग फिर से एक बार डायमेंशंस के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने डायमेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर में आप और भी क्वेश्चंस अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करने को पाएंगे। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन सेक्शंस के देखते हैं और उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल नीट 2017 में पूछा गया था और एक आपका जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। ठीक, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देखते हैं और इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप अभी क्लास 11th में ही हैं तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आप क्लास 12th के कई सारे फार्मूले भी नहीं जानते हैं। तो इसको आप अगर क्लास 12th के अप्रोचेस के साथ सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। और नीट या जेईई मेन जैसे कंपटीशन में टाइम को सेव करना एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो क्योंकि जेईई मेन आप 12th पास आउट करने के बाद ही देंगे, तो तब तक आपके पास सारे अप्रोचेस बन चुके होंगे और उसके बिहाफ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो फिर आप नॉर्मली जो तरीका अपना सकते हैं वो यही है कि सबका डायमेंशनल एनालिसिस आपको पता, डायमेंशनल फार्मूला पता रहे और सबके डायमेंशनल फार्मूले को पुट कर आप क्या करें, सॉल्व करें। तो वो एक लेंदी प्रोसेस होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा कंपटीशन के अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्मेड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। और ब्रैकेट में आपको ये बताया गया है कि इस फॉर्मूले में जो लोग यूज किए गए हैं वो हैं कौन कौन। तो सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और आपका ई जो है वो चार्ज है। तो आप सिंपली यहाँ पर समझिए कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ के इक्विवेलेंट है, यानी कि उसका डायमेंशन L है और वो किन लोगों को मिलाकर बना हुआ है, वो सी जी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मिलाकर बना हुआ है। तो कह रहा है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है, आपको ये बताना है। और फॉर्मूला इन लोगों से मिलकर बना हुआ रहेगा जिनके वैल्यूज यहाँ आपको बताकर रखे गए हैं कि कौन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, x है। सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम करेंगे लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी x। हम फिजिकल क्वांटिटी x मान लेंगे। देयरफॉर ये फॉर्मूला हम लोग को निकालना है x के फॉर्म में। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच ये होता है कि सबसे पहले आप जिसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, हमें x के लिए फाइंड आउट करना है, उसको प्रोपोर्शनल मान लीजिए। आप किसके, तो वो मानिएगा आप जो लोग दिए गए हैं, जैसे c, और उसकी पावर कुछ मानते चलिए, जैसे पावर a। पीछे के लेक्चर्स में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच बता रखा है मैंने। अगर आप वो वीडियोज अभी नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको विजिट करिए और उन क्वेश्चंस को आप देखिए कि कैसे सॉल्व किया गया है। तो हम c की पावर a मान लेते हैं, g की पावर b मान लेते हैं और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर c मान लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने पावर कंसिडर कर लिया है। अगला स्टेप ये होता है कि आप इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले लिख दें। अच्छा, x का डायमेंशनल फार्मूला तो L होगा, क्योंकि हमसे यही कहा ही गया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, लेंथ के इक्विवेलेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वो अंडरलाइन कर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, उसने कहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ के डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगा वो फिजिकल क्वांटिटी जो हम यूज कर चल रहे हैं। तो हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को x माना है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्विवेलेंट होगा, लेंथ के डायमेंशनल फार्मूला के इक्विवेलेंट होगा। c स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फार्मूला तो हमें याद होता है LT-1। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा।
आप सोचिए कि इनको हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोनों ही यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स है जिनको दो बहुत ही फेमस रूल्स में यूज किया जाता है, दो बहुत फेमस फार्मूले में यूज किया जाता है। आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज होता है न्यूटन्स के ग्रेविटी के फार्मूले में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है F = G(m1m2/r²), और ये जो आपका 4πε0 है अपॉन में, ये यूज होता है कूलम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के फार्मूले में, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हम वहीं से इन दोनों के वैल्यू को निकालते चलते हैं। सबसे पहले हमें जिनका पता है हम उनका लिख लें। तो हमें x का डायमेंशनल फार्मूला पता है और वो कितना है L। हमें c का भी पता है, c का कितना है LT-1। हमें g का नहीं पता है, और g और E/E² 4πε0 का हम निकालेंगे। तो g इक्वल, अभी हम जगह खाली छोड़ देते हैं, और उसके बाद E² 4πε0, इन दोनों का हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल कर लाते हैं ताकि हम इसको फार्मूले में यूज कर पाएं। तो सबसे पहले g के लिए आप न्यूटन्स ग्रेविटी का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो न्यूटन्स की ग्रेविटी का फार्मूला जो है वो है F = G(m1m2/r²)। तो देखिए यहाँ से आपको g का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो g इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू r²/m1m2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैंने कहा है कि कम से कम आप फोर्स का तो अभी याद ही रख लें, mLT-2, डिस्टेंस का L² क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और मास इंटू मास यानी कि मास का स्क्वायर। देखिए इसका भी डायमेंशनल फार्मूला m रखा जाएगा, इसका भी m रखा जाएगा, m × m क्या हो जाएगा m² हो जाएगा। अब उसके बाद इस m² को अगर आप ऊपर लेकर चलें तो देखिए क्या होगा, m पहले ऊपर सॉल्व कर लीजिए, L² और L, यहाँ एक बार L है, यहाँ दो बार L है, टोटल कितनी बार हो जाएगा 3 बार, mL³ T⁻⁻², और ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m⁻²। -2 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा m⁻⁻1, क्योंकि बड़ा आपका क्या है 2 है, m⁻⁻1 L³ और T⁻⁻2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया g का, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं m⁻⁻1 L³ और T⁻⁻2। चलिए हम g का निकाल ले गए। देखिए g को निकालने के लिए हमने किसका फार्मूला यूज किया है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ यूज किया है हमने, और उसकी मदद से हम g के डायमेंशनल फार्मूले को फाइंड आउट कर पाए हैं। इसी तरीके से हम E² 4πε0 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम उसको यूज कर पाएँ। तो E² 4πε0 का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आप कूलम्स लॉ लगाइए। कूलम्स लॉ होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 चार्ज हैं, और चार्ज के सबसे छोटे फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज। तो हम उन्हीं का वैल्यू रख देते हैं E, और दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E/r²। इस r² को इधर ले लीजिए, तो F × r² E E² अपॉन क्या हो जाएगा 4πε0, और हमें इसी चीज़ का डायमेंशन चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन mLT-2 और लेंथ का डायमेंशन L² इक्वल E² अपॉन 4πε0। L² इंटू L क्या हो जाएगा क्यूब, यानी कि mL³ T⁻⁻2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला आया, E² अपॉन 4πε0 का। तो हमें इसका भी डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर लिख लेना है, दैट इज mL³ T⁻⁻2। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें जितने लोगों का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए था हम सब फाइंड आउट कर चुके हैं। इन सभी डायमेंशनल फार्मूले को इस फार्मूले में क्या कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए।
x की जगह पर क्या आ जाएगा डायमेंशन के फॉर्म में, देयरफॉर x की जगह पर आ जाएगा l प्रोपोर्शनल टू c, यानी कि क्या आपका LT माइनस 1 की पावर a, g का डायमेंशनल फार्मूला m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2 की पावर b, और इस e स्क्वायर अपॉन 4πε0 का डायमेंशन कितना आया है, ये आया है m l क्यूब t माइनस 2 की पावर होल c। अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में आप यहाँ देखेंगे, देखिए अगला आपको देखना है, अगला स्टेप ये होता है कि आप इन ए बी सी डी जो आप पावर माने रहते हैं उनको पूरे में मल्टीप्लाई करिए ताकि आप कंपेयर कर सकें इजीली। तो l की पावर a, t की पावर माइनस a, देखिए a मल्टीप्लाइड बाय 1 a मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस a, फिर b का मल्टीप्लिकेशन पूरे में करिए तो m मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ m की पावर -1 है मल्टीप्लाइड बाई b, तो क्या हो जाएगा m की पावर -b, l की पावर 3b, t की पावर -2b, ठीक। और ऐसे ही आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर भी c को मल्टीप्लाई, तो m की पावर c, l की पावर 3c और t की पावर -2c, यहाँ आपका क्या है l है। अगला स्टेप समझिएगा, प्रोपोर्शनल, सभी एक जैसे लोगों को एक तरफ कर लीजिए या एक साथ कर लीजिए उनके पावर्स को ऐड कर कर, जैसे L वालों को एक तरफ कर लीजिए, T वालों को एक तरफ कर लीजिए और M वालों को एक साथ कर लीजिए, ठीक। तो L वहाँ कितनी बार है जरा आप देखिए, एक बार L की पावर A है, L की पावर 3B है और L की पावर 3C है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, देखिए L की पावर A प्लस 3B प्लस 3C, ये तो L हो गया। अब T कितनी बार है, -A, -2B, -2C, यानी कि T की पावर -A, -2B, -2C, और उसके बाद M कितनी बार है, तो M है दो लोगों के पास -B प्लस C। इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। जब यहाँ तक आप आ जाइए सारे पावर्स को एक साथ ऐड कर कर, तो उसके बाद आप अगले स्टेप में बढ़ेंगे। अगले स्टेप पे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक के स्टेप को क्लियरली देख लीजिए। सबसे पहले हमने दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले लग दिए, फिर पावर जो ए बी सी माना था उसको अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर एक जैसे डायमेंशन को एक साथ लिख लिया उनके पावर को ऐड कर कर, ठीक। अब ऐड सब्सट्रैक्ट जो साइन के हिसाब से आपको करना पड़े वो कर लीजिए, है ना। उसके बाद बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड के पावर को कंपेयर करिए। देखिए यहाँ L की पावर क्या है, L की पावर है A प्लस 3B प्लस 3C इक्वल टू, यहाँ देखिए RHS में आपके पास L के पावर A प्लस 3B प्लस 3C है, और यहाँ LHS में L के ऊपर कितना है, कुछ नहीं तो 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ T के ऊपर क्या है, -A -2B -2C इक्वल, यहाँ T के पास इतना पावर है और इस तरफ T है ही नहीं। जब T ना रहा करे तो क्या लिख दिया करिए, 0। जो चीज ना रहा करे उसको आप 0 लिख दिया करिए। यहाँ M की पावर क्या है, -B प्लस C इक्वल टू, यहाँ M की पावर -B प्लस C है और वो किसके बराबर होगा, आपके 0 के, क्योंकि इस तरफ L नहीं है। अब देखिए ये जब आप पावर कंपेयर कर कर लिख लें तो आपको इन्हीं पावर सम को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो आपको A और B की वैल्यू, A B C की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब आपको तय करना है कि आप इसको सॉल्व करना कहाँ से शुरू करेंगे। 3 इक्वेशंस हैं, 3 में से आप कहाँ से शुरू करें जहाँ से सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आपको पूरा मिल जाए। तो देखिए शुरू यहाँ से करेंगे क्योंकि इसमें 2 अननोन हैं और उन्हीं को आप सॉल्व कर कर सिंप्लीफाई कर कर वैल्यू यहाँ लाकर पुट कर सकते हैं।
चलिए हम लोग कर देखते हैं। सबसे पहले इस माइनस बी को उधर ले चलिए, तो देखो सी इक्वल माइनस बी जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी, यानी कि सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी के बराबर आएगी। चलिए जब हमें पता चल चुका है तो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम। तो देखो क्या हो जाएगा इस वैल्यू में अगर हम रख दें तो a प्लस 3b प्लस सी के जगह पर क्या रख सकते हैं b, देखिए यहाँ c है यहाँ b रख दें तो 3b इक्वल क्या हो जाएगा 1, यानी कि a प्लस 6b इक्वल क्या हो जाएगा 1। यहाँ रख दें तो देखो माइनस कॉमन कर उस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल 0, क्योंकि माइनस 0 भी क्या होगा 0 ही होगा। अच्छा यहाँ c के जगह पर b रख दीजिए तो a प्लस 2b प्लस 2b इक्वल 0, यानी कि a प्लस 4b इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये एक वैल्यू मिल गई। अच्छा हमें a प्लस बी और a प्लस बी के दो अननोन इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें। इस इक्वेशन में से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस से क्या हो जाएगा कैंसल, आपके पास बचेगा सिर्फ b, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू मिली तो b की वैल्यू c के बराबर ही है, तो यानी कि c की वैल्यू मिल जाएगी। और जब a और b और c आपको दोनों मिल जाएंगे तो आपको a की वैल्यू भी यहाँ से क्या मिल जाएगी, कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। ठीक, तो अब अपने को देखना ये है, देखिए आप यहाँ तक की चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्पेस नहीं है तो हम लोग फिर ऊपर की चीज़ों को रफ करेंगे और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ तक अगर आपने ऊपर देखा हो चीज़ों को तो आगे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को इसमें से क्या कर देना है सब्सट्रैक्ट। तो जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे देखिए क्या होगा, a प्लस 6b इक्वल 1 में से आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है a प्लस 4b इक्वल 0। तो देखिए प्लस से माइनस से कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया क्या बचेगा 2b इक्वल 1 माइनस 0 क्या बचेगा 1, यानी कि b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2। हमें b मिल चुका है और अगर b मिल गया है तो आपको c भी मिल जाएगा, क्योंकि c इक्वल क्या था b था, b की वैल्यू 1/2 है, मतलब c की वैल्यू भी क्या होगी 1/2 ही होगी। और अब अगर आपको अगर a और b मिल गया है तो a और b की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में, दोनों जगह सॉल्व हो जाएगा। चलो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है a प्लस 3b, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू c की वैल्यू भी क्या है 1/2 इक्वल किसके है 1 के। ठीक, आगे सॉल्व करिए तो देखिए हो जाएगा a प्लस ये आपका 3/2 प्लस 3/2 इक्वल क्या आपका 1, एलसीएम कॉमन है तो ये हो जाएगा a प्लस आपका एलसीएम कॉमन 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल 1, और ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 3, 3 2 जा 6, a प्लस 3 इक्वल 1, तो a इक्वल क्या हो जाएगा प्लस 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -3 प्लस 1, -3 में से 1 चला जाएगा क्या बचेगा -2, तो a की वैल्यू आ गई -2। तो हमें a b और c तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, नीचे की ये चीज़ और ऊपर आपका a b c सभी के सभी वैल्यूज़ आपके पास में हैं। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट में सारे वैल्यूज़ पुट कर देने हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया था, x प्रोपोर्शनल टू c की पावर a g की पावर b और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर c। तो a b c की वैल्यू रख दीजिए, c a की वैल्यू क्या आई है -2, b की वैल्यू क्या आई है 1/2 और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर c की वैल्यू भी क्या आई है 1/2। तो देखो इसको प्रोपोर्शनैलिटी में लिख दीजिए, माइनस है तो नीचे ले आइए प्लस हो जाएगा, यानी कि c स्क्वायर, और इन दोनों की पावर 1/2 है तो होल में लिख दीजिए g e स्क्वायर अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? एक्स प्रोपोर्शनल जो है आपका, आप देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 1/c² GE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? पहला होगा। ठीक, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक, समझना है। जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, उस पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनके न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको इस चैप्टर को बेस से पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर बेसिकली चीज़ों को पीछे से देखते आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। और थोड़ा इसके लिए आप फार्मूलों को भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि आपको फार्मूले पता रहेंगे तभी आप थोड़ा डायमेंशनल फार्मूलों के एनालिसिस को थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ के सोल्यूशन को, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर लें। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है या उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कहा गया है कि लेट L, R, C एंड V रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। यानी कि L इंडक्टेंस दिखा रहा है, R रेजिस्टेंस दिखा रहा है, C कैपेसिटेंस दिखा रहा है और V आपका वोल्टेज दिखा रहा है रिस्पेक्टिवली। देन द डायमेंशन ऑफ L/RCV इज, तो कह रहा है कि L/RCV का फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर कर बताना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट LTA है, सेकंड आपका L A की पावर -2 है, A इनवर्स है और LT² है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। पहले इसको करने का अप्रोच समझते हैं। देखिए, हमें ये पता चल चुका है कि फॉर्मूले में कौन क्या है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। आपको L/RCV का डायमेंशन बताना है। क्या बताना है? डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन, ठीक। तो इसको करने के 2 तरीके हैं कि आप L, R, C और V सबका डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग निकालें और उन सभी के वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें, आपको डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट वाला मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका है, अगर आप क्लास 12th को पढ़ चुके हैं तो आपने अल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, AC करंट जो है, ठीक है ना। उस चैप्टर में इन फार्मूलों का यूज़ है और वहाँ से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सभी के डायमेंशन निकालना इतना इजी जॉब नहीं है। इनमें से हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अपने आप में खुद एक क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 लोग का डायमेंशनल फार्मूला आपको अगर निकालना पड़े तो फिर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आप 5वें क्वेश्चन पर आएंगे, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। चलिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ज़रा देखिए। सबसे पहले इसमें एक फार्मूला यूज होगा, XL = ω/L। XL टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस। एक सर्किट में अगर आप इंडक्टेंस लगाए हैं तो इंडक्टेंस कितना रेजिस्टेंस दिखाता है, इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, वो आपका रेजिस्टेंस होता है किसका, इंडक्टेंस का। तो हम डायमेंशन के फॉर्म में इसको रेजिस्टेंस ही कंसिडर कर कर चलते हैं। रेजिस्टेंस = ω/L, यानी कि यहाँ से अगर आप R/L देखें तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा ओमेगा के। L को मैंने यहाँ कर लिया, और L/R निकाल लें तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/ω। क्योंकि अगर आपने इसको फ्लिप किया है तो ये भी फ्लिप हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था, ये फ्लिप हुआ, L/R हो गया तो ये क्या हो गया, 1 ऊपर चला गया, ओमेगा नीचे चला है, यानी कि 1/ω हो गया, ठीक। ये पहली चीज हमें यूज करनी है, क्योंकि देखिए L/R दिख रहा है, ठीक। दूसरा फार्मूला जो इसमें हम यूज करने वाले हैं वो है XC = 1/ωc। तो देखिए ये होता है टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस। देखिए उन चैप्टर्स में इसको अलग अलग नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ये सिंपली समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं R = 1/ω
ओमेगा सी। तो अगर 1/ओमेगा सी है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इन दोनों फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए जहाँ पर L/R लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा इंटू में आपका क्या है, C इंटू V। देखिए हमने क्या किया है, L/R की जगह पर क्या रख दिया है, 1/ओमेगा। देखिए यहाँ पर आपने L/R की वैल्यू निकाली है 1/ओमेगा, तो जहाँ L/R था वहाँ 1/ क्या लिख दिए, ओमेगा लिख दिए। फिर देखिए ओमेगा इंटू सी, ओमेगा सी की वैल्यू क्या है, R के बराबर है, यानी कि R इक्वल 1/ओमेगा सी है। तो देखिए ओमेगा सी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा इसको और प्रोसीड कर लीजिए, तो ओमेगा सी इक्वल हो जाएगा 1/R। जहाँ पर ओमेगा सी है वहाँ क्या लिख सकते हैं आप, 1/R लिख सकते हैं। तो ये रहा ओमेगा सी, यानी कि यहाँ रहेगा 1/ओमेगा सी के जगह पर 1/R इंटू में क्या आपका V। अच्छा हम सभी जानते हैं ओहम्स के रूल के, है ना, ठीक, ओहम के रूल को अगर आप अप्लाई करें तो ओहम्स के रूल के अकॉर्डिंग V इक्वल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे अगर, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 1/R इंटू में I इंटू R। R से R क्या हो जाएगा, कैंसल। अब आपके पास सिर्फ बचा है 1/I। I एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या होता है, वो होता है A। तो 1/A, लेकिन डायमेंशन को रेशो के फॉर्म में लिखा नहीं जाता तो उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, A इनवर्स। तो A इनवर्स किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में, थर्ड में है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला, ठीक। तो देखिए ये अप्रोच बनाने के लिए आपको ढेर सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर इन फार्मूलों को आप यूज कर पाते हैं तो इन फार्मूलों को यूज कर कर आप इजीली डायमेंशन इसका बता पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर एक डायमेंशनल फार्मूला निकाल कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इससे ज़्यादा टफ जॉब है, क्योंकि इनमें से हर एक डायमेंशनल फार्मूले को निकाल कर सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा फार्मूले खुद याद करने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर अप्रोच बनाना है कि मैक्सिमम डायमेंशन के फार्मूलों को या क्वेश्चंस को फार्मूले यूनिट से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए फार्मूले यूनिट से सॉल्व करने पर वो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, और किसी भी कंपटीशन की डिमांड यही होती है कि आप टाइम कितना ज़्यादा सेव कर पाते हैं। चाहे वो नीट हो या जेईई मेन हो, दोनों ही सेक्शन में आपको टाइम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए अगर आप थोड़े इजी क्वेश्चंस में या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप टाइम बचा ले गए तो फिर आप कुछ टफ क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जेईई मेन में तो फिर भी एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा ठीक ठाक टाइम ही मिलता है, लेकिन अगर आप नीट के कंपटीशन को देना चाहते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप टाइम को कम से कम करने की कोशिश करें ताकि आप बाकी क्वेश्चंस पर भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो ज़रूरी यही है कि आप फार्मूलों के सहारे या यूनिट के सहारे डायमेंशन के क्वेश्चंस को करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ठीक। और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। आगे के लेक्चर्स में हम लोग और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके सॉल्विंग के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।